हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हिंदी सीरीज़ को शुरू कर दिया है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, नेट की, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवी के लिए कर रहे हो, DSSB के लिए कर रहे हो, EMRS के लिए कर रहे हो, किसी भी स्टेट के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका जो विषय है वो हिंदी साहित्य है, तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने रासो साहित्य के अंतर्गत आप सभी को पढ़ाया था कि रासो साहित्य की शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, रासो साहित्य की क्या विशेषताएं थी, साथ ही साथ रासो साहित्य के प्रमुख कवि कौन सी हैं, रचनाएं कौन सी हैं, और उसके साथ साथ में रासो साहित्य जो कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे आदिकालीन साहित्य रासो साहित्य है, राज साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है, इनके विषय में भी मैंने आप सबको पढ़ा दिया है। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको भी वहाँ पर जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। आदिकाल की कुछ रचनाएं ऐसी भी प्राप्त होती हैं जो रासो साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। उन रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के नाम से पुकारा है, जबकि रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने आदिकालीन की फुटकल रचनाएं नाम दिया है। इन्हें आदिकालीन लौकिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि लौकिक पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो आगे की जो हमारी आती है लौकिक पद्य साहित्य, इसके अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती हैं, तो इसके अंतर्गत जो रचना है ढोला, मारूरा, दोहा रचना आती है। इसके जो कवि हैं वो कवि कल्लोल और रहे हैं, जिसका समय कौन सा था, 1473 ईस्वी था। जबकि कुशल लाभ जो है इसके कवि दूसरे रहे हैं, तो उन्होंने 1561 जो है इसका समय माना जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को, कौन सी को, ढोला मारूरा दोहा रचना के जो दोहे हैं उनको हेमचंद्र और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ढोला मारूरा दोहा जो ये रचना है, इसमें कछवाहा वंश के जो राजकुमार है ढोला, पुंगलपुर बीकानेर की राजकुमारी मारवण और मालवा की राजकुमारी मालवणी, इन तीनों की त्रिकोण प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। ये जो रचना है वो दोहा शैली में रचित है और इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। और नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक जो व्यंजना है वो भी हमें इस रचना के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगली जो हमारी रचना है वो कौन सी है, वो है बसंत विलास रचना। इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। इसके जो कवि है वो अज्ञात है, यानी कि उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 1952 ईस्वी में हजारी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में इस रचना का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। 13वीं शताब्दी की ये रचना किसने मानी है, ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसमें कितने, कुल 84 दोहे हैं, जिसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन जो है इस रचना के अंतर्गत किया गया है। इस ग्रंथ की जो भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती हुई हमें दिखाई देती है, यानी कि जो पिंगल भाषा थी वो जो है ब्रज भाषा का रूप लेती हुई हमें दिखाई देती है। यानी कि जो पिंगल भाषा में जो है किसका प्रयोग किया गया था, अपभ्रंश। जो पिंगल भाषा थी इसमें दो भाषाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा। लेकिन इस रचना के बाद जो है ब्रज भाषा ही अपना रूप जो है लेती हुई हमें दिखाई देती है। उसके बाद जो हमारी रचना आती है वो है विद्यापति की रचनाएं आएंगी। कौन सी रही है, कीर्ति लता, जिसका समय कौन सा है, 1380 ईस्वी। कीर्ति पताका, इसका समय है 1403 ईस्वी।
पदावली, इसका जो समय है वो भी है कौन सा, 1403 ईस्वी। तो इस प्रकार से जो 3 रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, ये विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। विद्यापति ने पदावली रचना में जो है वो मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, जबकि कीर्ति लता और कीर्ति पताका में हमें अवहट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। पदावली में जयदेव कवि द्वारा रचित गीत गोविंद रचना के शैली का प्रयोग, यानी कि जो गीत गोविंद ने अपनी रचना, जयदेव कवि ने अपनी रचना गीत गोविंद में जिस शैली का प्रयोग किया है, विद्यापति ने उसी शैली का प्रयोग किसमें किया है, पदावली में किया है। विद्यापति को 16 प्रकार की जो उपाधियां हैं वो दी गई है। इनको मैथिली भाषा का कोकिल भी माना जाता है। पदावली जो रचना है उसमें विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, रास लीलाओं का वर्णन किया है। विद्यापति ही एक ऐसे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य विषय को श्री कृष्ण को ही अपने काव्य का विषय बनाया सबसे पहले। कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की उदारता, दानशीलता और युद्ध वीरता का वर्णन जो है विद्यापति ने किया है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो डॉक्टर गिरियसन है, उन्होंने विद्यापति को क्या माना है, रहस्यवादी कवि के रूप में माना है। और अभी जैसे मैंने बताया, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का क्या माना है, रूपक माना है। यानी कि किसको, जो पदावली, विद्यापति की जो पदावलियां हैं उसको जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है रामवृक्ष बेनीपुरी में। इनको अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन, इन आदि उपाधियों से है जो इनको जाना जाता है। अगले जो हम रचना में प्राप्त होती है वो जयचंद प्रकाश रचना होती है। भट्ट केदारनाथ को जयचंद प्रकाश रचना का क्या है, रचनाकार माना जाता है। अगली जो हमारी रचना प्राप्त हो है वो है जयमयंक जसचंद्रिका। इसके जो रचनाकार है वो मधुकर कवि हुए हैं। ये दोनों रचनाएं जो हमें कौन सी, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका, ये दोनों ही रचनाएं हमें वर्तमान में प्राप्त नहीं होती है। इन दोनों रचनाओं का वर्णन दयाल दास सिंघायत द्वारा रचित राठौर ख्यात रचना जो है उसमें प्राप्त होता है। और इस दोनों रचनाओं में राजा जयचंद की युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। अगली जो रचना है वो रणमल छंद हमें प्राप्त होती है, जिसके रचनाकार कौन है, श्रीधर व्यास जो है रणमल छंद के रचनाकार हैं। और इसका जो समय है वो 1397 ईस्वी माना गया, यानी कि 1454 विक्रम संवत माना गया है। इस रचना में ईडर प्रदेश के राठौर वंशीय राजा रणमल की युद्ध वीरता का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। और इस रचना में केवल इस रचना के केवल 70 पद ही जो है हमें प्राप्त होते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके पदों को, उसके रणमल छंद जो रचना है उसके पदों का स्व संपादित रास एवं रसानवी काव्य रचना में किया है। उसके जो कवि है वो अमीर खुसरो है। कौन से हैं, अमीर खुसरो। अब इनके अमीर खुसरो के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमीर खुसरो, इनका जो जन्म समय है वो कौन सा है, 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी मानी गई है। इनका जो जन्म स्थान है, यानी कि जो अमीर खुसरो है वो पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम था वो कौन सा था, वो अबुल हसन था इनका वास्तविक नाम। खुसरो जो उपाधि है इनके गुरु ने इनको प्राप्त की थी, यानी कि जो इनका जो नाम, असली नाम था वो अबुल हसन था, लेकिन खुसरो की जो उपाधि है वो अमीर खुसरो के गुरु ने इनको दी थी। अवधी भाषा का इनको प्रथम कवि माना जाता है। खड़ी बोली के भी ये प्रथम कवि माने जाते हैं। अवधी एवं ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग करने वाले भी ये कवि माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने अवधी और ब्रज इन दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप भी जो है प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही थी वो कौन सी है, खलिकबारी, दो सुकने, मुकरिया, गजल और हालत ए कन्हैया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सभी भाषाओं का भी अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो लौकिक गद्य साहित्य, यानी कि अब तक की जो रचनाएं थी, यानी कि जो कवि थे वो हमारे लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब लौकिक गद्य साहित्य की जो प्रमुख रचना रही है वो है राउल बेल। ये क्या है,
10वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है और इसके जो रचनाकार है वो रोड कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का ये एक प्रथम चंपू काव्य है, यानी कि चंपू काव्य कौन सा, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ये मिश्रित रूप है, जिसमें जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग किया जाता है तो वो हमारी चंपू काव्य कहलाती है। और जो राउल वेल रचना है वो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम चंपू काव्य रचना मानी जाती है। और ये क्या है, शिलांकृत रचना, यानी कि इस रचना को शिला के ऊपर जो है लिखा गया था, अंकित किया गया था, इसलिए शिलांकृत रचना है। और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ पैलेस संग्रहालय में इसको क्या है, सुरक्षित रखा गया है। इस रचना में राउल नायिका के नक्शिक वर्णन का प्रथम बार किया गया था, यानी कि राउल नाम की जो नायिका थी उसका नक्शिक वर्णन जो है इस रचना के अंतर्गत किया गया था। और ये एक ऐसी रचना थी जिसमें सर्वप्रथम जो है नक्शिक का वर्णन किया गया था। और इसके साथ साथ कलचुरी राजवंश के सामंत की जो 7 नायिकाएं की उसका भी इसके अंतर्गत नक्शिक वर्णन जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ये जो रचना है वो राजस्थानी भाषा की रचना, यानी कि राजस्थानी रचना है ये। कौन सी, राउल वेल रचना। उसके साथ साथ जो अगली रचना हमें देखने को मिलती है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना। इसका जो समय है वो 12वीं शताब्दी माना गया है और इसके जो रचनाकार है पंडित दामोदर शर्मा है। इस रचना में बनारस के आसपास की जो लोक संस्कृति है उसका वर्णन किया गया है और साथ ही साथ व्याकरण के जो नियम है उनका वर्णन भी इस रचना के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली रचना आएगी वो है वर्ण रत्नाकर और इसका जो समय है वो 14वीं शताब्दी जो है स्वीकार किया गया है। वर्ण जो रत्नाकर रचना है वो कौन सी है, 14वीं शताब्दी की रचना है और इसकी जो रचनाकार है वो कौन है, ज्योतिषवीर ठाकुर है। यह मैथिली भाषा की रचना है और इस रचना को मैथिली का विश्वकोश जो है कहा जाता है, क्योंकि ये एक व्याकरणिक इसका जो रूप अगर हम कहें कि जो वर्ण रत्नाकर है वो क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, तो इसलिए इसको मैथिली भाषा का विश्वकोश कहा गया है। सुनीति कुमार जो चटर्जी थे उन्होंने वर्ण रत्नाकर रचना का क्या किया है, संपादन किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। साथ ही साथ इसे जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ ऑल का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है पहुँच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।